ये क्या है, करीना का नंबर बता। और अगर जिसको करीना का नंबर होगा ना याद, वो सवाल उड़ाएगा विदिन सेकंड्स में, क्योंकि करीना का नंबर है मतलब ज्योमेट्री है। अगर कहीं पर भी दो फिजिकल क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट दिखे, ये डॉट प्रोडक्ट दिखे, तो इनके डॉट प्रोडक्ट से जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो हमेशा क्या होगी, स्केलर। वेक्टर को आप यहाँ पे ला सकते हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। और फोर्थ सवाल तो भैया दिल की बात से उठ के आ गया। इस सवाल को वो कुछ इस तरीके भी पूछ सकता है क्या, कि एडिंग वेक्टर्स यूनिट वेक्टर है और रिजल्टेंट वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब सबका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वो यही काम ही बोलता है। ज़्यादा लेंथी हो गया सवाल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सवाल विदिन 20 to 30 सेकेंड में उड़ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको छोटी सी एंगल की एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। हेलो इंडिया फ्यूचर, टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइन फिजिक्स। और आज हम वेक्टर का DPP1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आई होप आपने वेक्टर का जो DPP मैंने दिया था वो आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है टाइम वेक्टर नहीं हो सकती, मैंने एग्जाम्पल में भी लिखाया था आपको। सेकंड ऑप्शन है टेम्परेचर, ये भी वेक्टर नहीं हो सकती। ये नेक्स्ट है थर्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो यहां पर अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपको याद करना पड़ेगा कौन सी वेक्टर और कौन सी स्केलर है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बता देता हूँ। अगर कहीं पर भी दो फिजिकल क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट दिखे, ये डॉट प्रोडक्ट दिखे, तो इनके डॉट प्रोडक्ट से जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो हमेशा क्या होगी, स्केलर। यानी दो फिजिकल क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देके जाएगा, स्केलर, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कोई अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या है, स्केलर, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सेकंड है मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड विच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट आर। सेकंड सवाल इसने बोला है सेकंड सवाल में कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड विच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट आर। यानी मुझे मिनिमम वेक्टर बताइए, मिनिमम वेक्टर बताओ जिनका, पहली बात तो कंडीशन इसने क्या बोला है, अनइक्वल क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब जैसे अगर तुम नेगेटिव वेक्टर लेते, जैसे ये एक वेक्टर ए वेक्टर है और इसी मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में लेते बी वेक्टर, तो ये हमने क्या बोला था, इनको हमने क्या बोला था, नेगेटिव वेक्टर। देखो इनका भी रिजल्टेंट जीरो होता है, बट इसमें दोनों क्या होता है, इक्वल होते हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। लेकिन हमें सवाल में क्या बोला है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, इसका मतलब दो तो नहीं हो सकते। चलो जैसे मैं ऐसे क्या ऐसे कर सकता हूँ, जैसे ये एक ए वेक्टर है, मैं इतना लूँ बी वेक्टर और इससे थोड़ा सा बड़ा ये लूँ मैं सी वेक्टर, तो देखो तीनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। और अगर तीनों का मैं रिजल्टेंट देखूंगा तो तीनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो मिनिमम कितने वेक्टर हो सकते हैं, 3 वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक थ्योरेटिकल सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला बोल रहा है अ वेक्टर कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम
1 point to another point। ये बोल रहा है कि आप वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो क्या? हाँ, भेज सकते हैं। भाई ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, क्या मैं इस वेक्टर को यहाँ पे ला सकता हूँ? हाँ, ला सकता हूँ, बट एक कंडीशन है, वेक्टर को आप यहाँ पे ला सकते हो लेकिन उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन क्या बोल रहा है? अ वेक्टर कैन नॉट बी, यानी आप उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ये गलत बोल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन देखो, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एकदम सही बात है। मोमेंटम, फोर्स एंड टॉर्क आर वेक्टर क्वांटिटी, हाँ, फोर्स की डायरेक्शन होती है, टॉर्क की होती है, मोमेंटम की होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। मास, स्पीड और एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटी, सही बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फोर्थ है, और फोर्थ सवाल तो भैया दिल की बात से उठ के आ गया। कहाँ से उठ के आ गया? दिल की बात से। फोर्थ ये बोल रहा है कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिनका रिजल्टेंट क्या है? आर वेक्टर है। ये बोल रहा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। और मैंने आपको बताया था कि अगर एडिंग वेक्टर्स और रिजल्टेंट वेक्टर इन सबका मैग्नीट्यूड सेम हो तो मैंने आपको क्या बताया था? क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये है अपना रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन दोनों के बीच तो 60 डिग्री का एंगल था, लेकिन ये एक्चुअल एंगल नहीं है, एक्चुअल एंगल होगा बाहर वाला एंगल, कितना हो जाएगा? 120। तो हमें क्या पूछा है? इक्वल टू आइदर ऑफ देम देन द एंगल बिटवीन देम विल बी, यानी इन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल पूछा, कितना है? 120। अब इस सवाल को वो कुछ इस तरीके भी पूछ सकता है, क्या कि एडिंग वेक्टर्स यूनिट वेक्टर है और रिजल्टेंट वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका 1, मतलब सबका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वो यही कहानी बोल रहा है। क्लियर? ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है 5th नंबर। क्या है? अ वेक्टर इज नॉट चेंज इफ, किस कंडीशन में वेक्टर नहीं बदलता है? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है, इट इज रोटेट थ्रू एन आर्बिट्ररी एंगल। अगर आप किसी वेक्टर को खुद के टेल के अबाउट अगर इसको आप रोटेट करोगे, खुद के टेल के अबाउट इसको तुम रोटेट करोगे, टेल के अबाउट अगर रोटेट करोगे तो भैया वेक्टर जो है वो बदल सकता है। सेकेंड है, इट इज मल्टीप्लाई बाय एन आर्बिट्ररी स्केलर। अगर मेरे पास कोई बी वेक्टर है और मैं इस बी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो फिर से मुझे एक वेक्टर ही मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है के की वैल्यू पे कि वो वेक्टर चेंज होगा या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं के की वैल्यू कुछ इस तरीके से रख दूं तो मेरा ए वेक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो सही नहीं हो सकता। इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई बाय अ यूनिट वेक्टर। मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है, अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगी, मतलब वेक्टर बदल जाएगा। अभी तक हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है, इट इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। भाई ये एक वेक्टर है, क्या है? ये एक वेक्टर है। अगर मैं इस वेक्टर ए वेक्टर को खुद के ही पैरेलल यहां अगर मैं शिफ्ट कर दूं, ये खुद के ही पैरेलल अगर शिफ्ट कर दूं या फिर कहीं पर भी इसको मैं शिफ्ट कर दूं, लेकिन पैरेलल अगर शिफ्ट करना है, पैरेलल याद रखना, तब भैया इसकी ना तो कोई डायरेक्शन बदलेगी और ना ही इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा। मतलब यही वो एक कंडीशन है जब वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब ये तो थे भैया हमारे थ्योरेटिकल सवाल, ठीक है। अब हम लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। क्या लेते हैं? न्यूमेरिकल्स। क्या है? 6 नंबर सवाल है, इन द फॉलोइंग रेगुलर
हेक्सागोन, आपके पास एक रेगुलर हेक्सागोन है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। क्या पूछा आपको? आपको पूछा है ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ए ओ वैक्टर। इन सभी वेक्टर का एडिशन ए ओ वैक्टर का कितना टाइम्स होगा, यानी कि ये सारे एडिंग वेक्टर्स है और ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। अब मैंने आपको क्लास के अंदर, लेक्चर के अंदर इसी टाइप का सवाल करवाया था, लेकिन वो किसके लिए करवाया था, स्क्वायर के लिए करवाया था, ठीक है। और वहां पे मैंने आपको दो तरीके बताए थे। कितने तरीके? दो तरीके के। कैसे? एक तो आप इस वेक्टर को, इन सभी को आप रिजल्टेंट वेक्टर मान करके सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं ए बी वेक्टर को रिजल्टेंट मानूं तो मुझे इसका रिजल्टेंट किन दो कंपोनेंट वेक्टर से मिला है वो पता लगाना था। और दूसरा तरीका क्या था, इनको मैं कंपोनेंट मान लूं, यानी मैं पैरेलल मेथड लगा दूं। तो मैं पहले मेथड से करता हूं सवाल, ठीक है। फर्स्ट मेथड से करता हूं। पहला हमें चाहिए ए बी वेक्टर, ये रहा ए बी वेक्टर। अगर मैं ए बी वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर मानूं तो मुझे ये रिजल्टेंट कब मिलेगा, जब ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। ये यहाँ पे ट्रायंगल लो लग रहा है, चेक कर लो। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू ये फर्स्ट वेक्टर है। इस फर्स्ट वेक्टर के टेल पे मैंने सेकंड वेक्टर रख दिया और रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक है। तो ये कैसा है, ये है रिजल्टेंट वेक्टर ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या है, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। सेकेंड है एसी वेक्टर। सेकेंड क्या है, एसी वेक्टर। दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये ए बी और ये सी, ये है भैया एसी वेक्टर, ये है एसी वेक्टर। अगर मुझे ये रिजल्टेंट चाहिए तो ये दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर होगा। यानी कि एसी वेक्टर क्या होगा, एसी वेक्टर होगा ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। एक्चुअली मुझे इन सारों को ए ओ वेक्टर की टर्म्स में लाना है, क्योंकि हमें सवाल किस में पूछा है, ए ओ वेक्टर की टर्म्स में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है ए डी। तो तुम यहां से देख लो, ये जो ए डी वेक्टर है, वो क्या है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर के इक्वल है। भाई ये ए डी वेक्टर क्या है, ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। तो क्या है, ए डी वेक्टर इक्वल टू ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। नेक्स्ट कौन सा है, ए ई वेक्टर। ये है भैया ए ई वेक्टर। तो क्या होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर क्या होगा, ए ई वेक्टर क्या होगा, ए ओ वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर ओ ई वेक्टर। और लास्ट है ए एफ वेक्टर। लास्ट क्या है, ए एफ वेक्टर। क्या है ये ए एफ वेक्टर, कुछ नहीं है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो ए ओ वेक्टर प्लस ये कौन सा है, ओ एफ वेक्टर, ठीक है। अब यहां पे देखो, ओ बी वेक्टर और ओ ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी, दोनों क्या एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर। तो दोनों का रिजल्ट नहीं, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, एंटी है, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है तो ये वेक्टर इस वेक्टर से कट गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो ओ सी वेक्टर और ओ एफ वेक्टर, ओ सी वेक्टर और ओ एफ वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट। यहाँ पे ओडी वेक्टर जो है, क्या मैं इस ओडी वेक्टर को एओ वेक्टर से रिप्लेस कर सकता हूँ,
हाँ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने देखो रिप्लेस करने का तरीका क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इस वेक्टर को यहाँ रखा तो ना तो मैंने इसकी डायरेक्शन बदली है और ना ही इसका मैंने मैग्नीट्यूड बदला है। मैंने इस वेक्टर को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ए वेक्टर से। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये कितना आ गया, 6 टाइम्स हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखना, दूसरा तरीका इससे भी सिंपल है। ए बी सी डी ई एफ, क्या है, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ए ई वेक्टर और ए एफ वेक्टर। ठीक है, ये जो ए बी वेक्टर है और ए एफ वेक्टर है, देखो यहाँ पे पैरेलल लो मेथड लग रहा है। पैरेलल लो मेथड क्या होता है, जैसे दो वेक्टर है और अगर उन दोनों वेक्टर को टेल से अटैच कर दूँ तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से निकलेगा कुछ इस तरीके से। अभी तक हमने पैरेलल लो मेथड पढ़ाया नहीं है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट होता है पैरेलल लो मेथड का वो मैंने आपको बता दिया कि जो दो एडिंग वेक्टर्स है उनकी टेल एक ही पॉइंट पे होती है और रिजल्टेंट जो है वो कहाँ जाता है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता है। ठीक है, तो देखो ये दोनों कैसे है एडिंग, ये दोनों कैसे हैं, एडिंग वेक्टर है। अगर ए बी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर क्या है, एडिंग वेक्टर्स है, तो ये जो होगा क्या, ए डी वेक्टर हो गया होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, दूसरा देखो ए सी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए ई वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, ए डी वेक्टर, और खुद हमें एक ए डी वेक्टर भी दे रखा है। तो ए डी वेक्टर क्या है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, और इस वेक्टर इस वेक्टर को मैं इस वेक्टर से रिप्लेस कर सकता हूँ, यानी एक ए डी वेक्टर 2AO वेक्टर के इक्वल है, ये भी 2AO वेक्टर के इक्वल है और ये भी क्या है 2AO वेक्टर के इक्वल है। तो भैया टोटल कितना हो गया, 6AO वेक्टर। क्लियर, ये है सवाल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इसको नोट कर लो आप। सेवन नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल है, क्या है, in the following regular hexagon if AB vector equal to M vector and BC vector equal to N vector then find out AD vector and AF vector in terms of M vector and N vector। ओके, ये आपके पास दे रखा है रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, ये A B C D E और F। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ए बी वेक्टर दे रखा है एम वेक्टर के इक्वल और बी सी वेक्टर दे रखा है आपको एन वेक्टर के इक्वल। मैंने जो आपको दिल की बात पढ़ाई थी जिसमें जो पहला पॉइंट पढ़ाया था रेगुलर हेक्सागोन, बस वही कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है, वही कंसेप्ट लगने वाला। पहला हमें निकालना है ए डी वेक्टर और दूसरा हमें निकालना है क्या, ए एफ वेक्टर। अब देखो ज्योमेट्री का खेल देखना, आप ज्योमेट्री का खेल देखना है। अब यहाँ पे हमें निकालना है पहला ए डी वेक्टर और दूसरा ए एफ वेक्टर। ठीक है, ए डी वेक्टर कहाँ पे है, ये रहा। अब देखो ये ए डी वेक्टर जो है मुझे किसकी टर्म्स में निकालना, इनकी और इनकी। तो भैया सीधी सी बात है एन वेक्टर जो है, ये वेक्टर क्या है, एन वेक्टर का 2 टाइम्स। मैंने आपको नहीं बताया था क्या ये वाला, ये बताया था ना मैंने आपको कि अगर ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, तो ये जो होगा वो p वेक्टर होगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये हो जाएगा माइनस p वेक्टर। और एक और बताया था मैंने आपको क्या, कि अगर ये p वेक्टर है तो ये भी p वेक्टर होगा और ये जो है वो माइनस p वेक्टर होगा। बस इसी कहानी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये
एन वेक्टर है तो ये क्या होगा 2n वेक्टर। तो भैया हमें तो एडी तो मिल गया झटके से 2n वेक्टर। अब एफ फैक्टर देखो, एफ फैक्टर कहाँ है यहाँ पे, एफ फैक्टर कहाँ है यहाँ पे, ये है भैया एफ फैक्टर। एफ फैक्टर निकालना है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, देखना ये जो वेक्टर है ये एन वेक्टर, ये भी तो एन वेक्टर ही होगा, ये एन वेक्टर, और ये अगर मुझे मिल जाए तो भैया ये रिजल्टेंट बन जाएगा क्या, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एम वेक्टर से। तो मैं इसको एम को यहाँ पे उल्टा कर दूँ तो ये हो जाएगा माइनस एम वेक्टर। तो भैया तुम्हारा एफ वेक्टर आ गया क्या, एन वेक्टर प्लस माइनस ऑफ एम वेक्टर, या हम बोल सकते हैं एन वेक्टर माइनस एम वेक्टर। बस दो चुटकियों का दो चुटकियों का सवाल है, दो चुटकियों का। ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट सवाल, अब देखो नेक्स्ट सवाल, इसको नोट कर लो आप, ठीक है। ये कहानी मैंने आपको बता रखी है, देख लेना जाके वापस ये कैसे हुआ। नेक्स्ट है 8 नंबर, नेक्स्ट है 8 नंबर। क्या है, नेक्स्ट है रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर। दो वेक्टर है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर जिसका रिजल्टेंट आर वेक्टर है। देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्यू, पी और क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यू दे रखा है। इफ रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर। भैया तुम्हारे नगाड़े बजाओ यार, तुम नगाड़े बजाओ, ढोल बजाओ, क्योंकि तुम्हें एक ज्योमेट्री की लाइन मिल गई। क्या मिल गई, इसने बोल दिया कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो पी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मतलब हम यहाँ से ये कंफर्म है, यहाँ से श्योर है कि हम यहाँ क्या बना सकते हैं, राइट ट्रायंगल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, राइट ट्रायंगल। और अगर हमें ज्योमेट्री मिल जाए ना तो भैया सवाल विद इन सेकेंड्स में उड़ता है। कैसे, देखना कौन से वेक्टर है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, यानी सीधी सी बात है राइट ट्रायंगल बनेगा, बना दो राइट ट्रायंगल। ये बना दिया राइट ट्रायंगल। ये अपना क्या है, पी वेक्टर है, और ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर है। ये पी वेक्टर है और ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, बना दिए। बाकी कौन बचा, क्यू वेक्टर, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये हो गया क्यू वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है क्यू और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है पी। अब हमें सवाल पूछा है पी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। ठीक है, अब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच एंगल चाहिए, ये तो 90 है। मैं मान लेता हूँ ये थीटा है, मुझे निकालना है। अब ये थीटा एक्चुअल एंगल नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल एंगल कौन सा होता है, जो वेक्टर के या तो दोनों टेल के बीच हो या दोनों हेड के बीच हो। अब ये दो ना तो टेल कैल के बीच है और ना ही हेड के बीच है, ये टेल और हेड के बीच है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पी वेक्टर को आगे की ओर शिफ्ट करता हूँ, तो ये जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा कितना, 180 माइनस थीटा। और यही है एक्चुअल एंगल, यही है एक्चुअल एंगल। तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ कॉस की वैल्यू, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। और ये कॉस की वैल्यू यहाँ पे देखो तुम, कॉस की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी पी बाय क्यू। अब इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है, और इसकी वैल्यू निकालने का भाई साहब सिंपल सा जुगाड़ बता रखा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है ना तो भैया जाके देख लेना, नहीं तो आगे फिजिक्स में आप बहुत पछताओगे। किस बात का वीडियो है, वो है एंगल निकालने का, एंगल कैसे निकालें।
वो भी विद इन 2 सेकेंड में। मैंने वहाँ पे एंगल निकालने के 3 जुगाड़ बताए, 3 जुगाड़, चौथे जुगाड़ की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 3 जुगाड़। और उसमें एक जुगाड़ तो भैया कुछ नहीं है, वो तुम्हें पता है क्या, वो सारी एंगल की वैल्यू 0, 45, 60, 90, ये सारी वैल्यू आपको पता है। पता है कि नहीं? पता है। उसके बाद 2 जुगाड़ और मैंने बताया कि अगर एंगल 90 से छोटा हो और इनमें से कोई ना हो तब कैसे निकालते हैं, और अगर 90 से बड़ा है तब कैसे निकालते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो 90 से बड़े वाले की है। तो उसमें क्या करना होता है, 2 तरीके से खेला जाता है। सबसे पहले हमें इसमें से तो डायरेक्शन निकालनी होती है, और डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, ये यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, और इसमें होता है कॉस पॉजिटिव। और यहाँ पे 180 माइनस थीटा दे रखा है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और ये 360 होता है। और 180 माइनस थीटा मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे दे रखा है, और इस क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, मतलब कॉस कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो भैया साइन तो हमें मिल गया। दूसरा तुम्हें क्या करना है, इस थीटा को पकड़ो और कॉस के साथ लिख दो, कॉस थीटा। अब नेगेटिव साइन भी दे रखा तो ये पीछे लगा दो, तो भैया क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस पी बाई क्यू, ये है थीटा। अब ये ज़्यादा लेंथी हो गया है सवाल, हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सवाल विद इन 20 to 30 सेकेंड में उड़ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको छोटी सी एंगल की एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, और वो स्ट्रेटेजी ओनली राइट ट्रायंगल में लगेगी। कहाँ लगेगी? ओनली राइट ट्रायंगल में लगेगी। ठीक है, देखो क्या है, मैं यहां से इस सारी चीजों को रफ कर रहा हूं पहले तो। अगर आप नोट करना चाहो तो पहले इसको नोट कर लो। देखो क्या है, ये मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, और ये है थीटा, ये भी थीटा, ये भी क्या है, थीटा। इसको हटा दो 1 मिनट के लिए, फिर तो मैं कंफ्यूजन होगा, ये भी थीटा नहीं, ये भी थीटा ना, फिर दोनों थीटा को जोड़ोगे, इन थीटा की फिर वैल्यू निकालो। नहीं, एक चीज सुना मेरे ध्यान से, पहली कंडीशन राइट ट्रायंगल होना चाहिए। दूसरा तुम्हें देखना है कि जिन भी वेक्टर के बीच एंगल दे रखा है थीटा, वो एक्चुअल है कि नहीं। अब यहाँ पे थीटा है, ये थीटा एक्चुअल था? नहीं था, नहीं था। अगर मैं यहाँ पे थीटा देखूँ तो ये कैसा है, दोनों हेड के बीच का एंगल है, तो ये कैसा एंगल है, एक्चुअल एंगल है, और ये एक्चुअल नहीं है। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है कि इंटीरियर एंगल इज एक्चुअल एंगल, ज्यादा छोटा आ जाएगा, 1 मिनट रुकना। इंटीरियर एंगल इज एक्चुअल एंगल, या फिर क्या हो सकता है, इंटीरियर एंगल is not a एक्चुअल एंगल। या तो भैया एक्चुअल एंगल हो सकता है, या फिर एक्चुअल एंगल नहीं हो सकता है। अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा, टेंशन मत लो तुम। तो भैया यहाँ पर आपको 3 तरह की वैल्यू पूछता है, क्या, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 साइन थीटा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 कॉस थीटा, और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1। ये जो तुम्हें वैल्यू पूछता है वो 3 टर्म्स में पूछता है, साइन कॉस और टेन। ये कब है, जब एक्चुअल एंगल है। जब एक्चुअल एंगल नहीं है तो कहानी तो यही चलेगी, बट साइन बदल जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1
साइन तो साइन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इन नीचे वाले दोनों के अंदर साइन बदल जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा। अब देखो मैं इसको लगा के बताता हूँ। पहली कंडीशन सुन लो, कहाँ लगाना है, राइट ट्रायंगल में। कहाँ लगाना है, राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं लगा के बताता हूँ। अभी तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है, 180 माइनस थीटा वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। दो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच एंगल पूछा है। ये जो एंगल थीटा है, क्या चेक करना है, पहला तो राइट ट्रायंगल है। कंडीशन क्या थी राइट ट्रायंगल की, क्या था, आर वेक्टर परपेंडिकुलर पी वेक्टर। इससे हम बोल देते हैं कि भैया राइट ट्रायंगल बनने वाला, या फिर कुछ एंगल की कुछ वैल्यूज थी जो मैंने आपको बताई थी, उस कंडीशन में भी राइट ट्रायंगल बनता है। और जहां पर भी राइट ट्रायंगल बने और वहां अगर एंगल निकालना हो तो सीधा सा खड़प के सीधा आ जाना यहाँ पर और ढूंढना कि तुम्हें जो दे रखा है, जो एंगल निकालना है वो एक्चुअल है कि एक्चुअल नहीं है। ये थीटा एक्चुअल है कि नहीं, एक्चुअल नहीं है। जब एक्चुअल नहीं है तो भैया इसकी कहानी हो गई खत्म, हमें जाना है यहाँ पे। और मैंने अभी कॉस का निकाल के बताया था, मैं वापस निकाल देता हूँ। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस इस थीटा की कॉस वैल्यू क्या होगी, कॉस वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी पी बाय क्यू। कहानी खत्म, खलास। क्या टाइम लगा, 2 सेकेंड, ओनली 2 सेकेंड। तो भैया फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आपको सिर्फ देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। और ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ना, ये मैं कोई मंगल ग्रह से लेकर नहीं आया हूं। ये मैंने जब मेरे को लगा कि भैया ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने सारे एंगल की वैल्यू निकाली और मेरे को कुछ इस तरीके से मिला, तो फिर मैंने आपको आपके सामने पेश कर दिया, ठीक है। ये अब आप टेन में भी निकाल सकते हो, साइन में भी निकाल सकते हो, इन सब में निकाल सकते हो। अब जैसे मैं इसके निकाल के बताता हूँ, ये वाले क्या, वैसे तो आपको ये सवाल में नहीं बोला है, लेकिन मैं अपने हिसाब से निकाल के दिखा देता हूँ। क्या, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, ये एंगल है कैसा, एक्चुअल क्या है, हाँ एक्चुअल है। ये एक्चुअल है तो मतलब ये कहानी चलने वाली है। मैं यहाँ पे इसका कॉस निकाल के दिखाता हूँ तुमको, कॉस थीटा इक्वल टू, चलो मैं आपको टेन निकाल के दिखा देता हूँ, टेन इनवर्स 1, ठीक है। और टेन क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन रिजल्टेंट की वैल्यू तुम्हारे पास है नहीं, तो पाइथा लगा दो, क्योंकि राइट ट्रायंगल है। मैंने बताया था ना, ज्योमेट्री का खेल ही अनोखा है। देख लो, ये निकालना है तो क्या करना है, क्या हो जाएगा, ये तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सेक्ट इसका ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। तो भैया कहानी हो गई खत्म, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर यानी कि p डिवाइड बाय रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लेकिन अगर तुम्हें मैंने ये तरीका नहीं बताया होता तो तुम किस तरीके से निकाल रहे होते, कॉस ये टेन 180 माइनस थीटा, फिर तुम साइन चेक करते, फिर ये सारी चीज़ें चेक करते, टाइम लग जाता, ठीक है। ये है सवाल, सुनो नेक्स्ट सवाल देखना। ये जुगाड़ याद कर लो, कॉपी के ऊपर ही ऊपर लिख दो इसको, ठीक है, रफ कर दो। नेक्स्ट देखना सवाल, 9 नंबर सवाल है, क्या है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हें दे रखा है। ए का कितना है, 5, 13 और 12, 5, 13 और 12, और ये क्या है, करीना का नंबर, बताया था ना तुमको, नहीं बताया, करीना का नंबर है भैया। और अगर जिसको करीना का नंबर होगा ना, याद
वो सवाल उड़ाएगा विद इन सेकंड्स में, क्योंकि करीना का नंबर है मतलब ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री मतलब राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल है मतलब बना बनाया हलवा है। क्योंकि अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है, इन तीनों में से किसी की वैल्यू निकालनी है, तो तुम्हारे पास पाइथा थ्योरम है, और अगर एंगल निकालना है तो अभी जो मैंने जुगाड़ बताया वो है। ठीक है, निकालना क्या है, एंगल निकालना है। अब ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर 5 परपेंडिकुलर 12 होगा। वही होता है, मैंने सब चीज़ें तुम्हें बता रखी है ना, वही चीज़ें यूज हो रही है। ये तुम्हारा है कौन सा, ये है ए वेक्टर, ये है तुम्हारा सी वेक्टर, और ये है बी वेक्टर। सी वेक्टर कितना है 12, ये कितना है 5, और ये कितना है 13। और हमें क्या निकालना है, एक तो ये एंगल निकालना है जिसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, और ये निकालना दूसरा जिसको मैं मान लेता हूँ बीटा। अब ये अल्फा एक्चुअल है नहीं है, एक्चुअल नहीं है तो फिर उधर वाली कंडीशन, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 साइन थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कितना हो जाएगा 12/13। यहाँ पे आप कॉस की वैल्यू टेन के अंदर हर किसी में निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको जुगाड़ बता रखा है। अब यहाँ पे ये बीटा कैसा है, बीटा कैसा है, बीटा कैसा है, एक्चुअल है, तो एक्चुअल वाला लगा दो। क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है ये, हाइपोटेनस कौन सा है ये, यानी 5/13। कहानी खत्म, खलास, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट जो सवाल है उसमें कुछ नहीं है भैया, बस कैलकुलेशन है थोड़ी। क्या है, कैलकुलेशन क्या है, देखना सवाल। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है तुम्हारे पास, मैं मान लेता हूँ दो वेक्टर, एक F1 वेक्टर है और दूसरा F2 वेक्टर है। क्या दे रखा है, 4 न्यूटन, और दूसरा देखा है F न्यूटन, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मान लेता हूँ R वेक्टर है। ठीक है, फिर हमें पूछा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू 4 न्यूटन, यानी कि आर वेक्टर जो है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मतलब खुशी के आंसू टपका दो भैया, ढोल और नगाड़े बजा दो भैया, सब कुछ कर दो भैया, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला है राइट ट्रायंगल, राइट राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, if the sum of the magnitude of the resultant and F Newton is 20, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी F कितना है, 20 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपको R और F दोनों की वैल्यू निकालनी है। राइट ट्रायंगल से कहानी पकड़ो, राइट ट्रायंगल की बात हो रही है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है और ये 4 न्यूटन के परपेंडिकुलर है, यानी कि 4 न्यूटन यानी कि F2 वेक्टर, और ये जो है तुम्हारा F1 वेक्टर यानी कि F न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथा थ्योरम लगा दो, पाइथा थ्योरम लगा दो, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो पाइथा थ्योरम लगा दो, और R और F की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों की वैल्यू पता है लेकिन इसकी वैल्यू पता नहीं, और पाइथा थ्योरम में इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस F न्यूटन, तो ये हो जाएगी 20 माइनस F। और पाइथा थ्योरम क्या बोलती है कि दिस का स्क्वायर इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो कहानी खत्म। F का स्क्वायर इक्वल टू 20 माइनस F का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
एफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस एफ स्क्वायर माइनस 20 इंटू 2 इंटू एफ प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ से एफ मर गया और ये कितना हो जाएगा 16। ये पूरी कहानी इधर चली जाएगी तो कितना हो जाएगा 40। एफ इक्वल टू 416। तो यहाँ से एफ आ जाएगा 416 डिवाइड बाई 40। यहाँ से तुम्हारी एफ की वैल्यू आ जाएगी और इस एफ की वैल्यू को तुम रख देना यहाँ पे, तुम्हारा आर भी आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन थी और ज़्यादा भी बड़ी नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन है, 2 सेकंड में हो जाए उसी की टाइप की कैलकुलेशन है। तो भैया ये था आपका DPP1 का सॉल्यूशन। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट रह जाए ना तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।